नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 प्राइम, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, कोरोना को लेकर तमाम अपडेट सामने आ रही हैं। किसी राज्य में आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं पर आंकड़े घटते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय साफ कह रहा है कि पिछले 9 दिनों में कोरोना केसेस में कमी आई है और रिकवरी रेट 87% से बढ़ा है, जो अब राहत देने वाली बात है। लेकिन कमजोर पड़ती लहर के बीच लापरवाही ना बरती जाए और ऐसे में जरूरत है कि हम अपने तन और मन दोनों को तंदुरुस्त बनाए रखें। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह तोमर लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह तोमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 प्राइम में। कोरोना काल में बहुत ज्यादा अगर बचना है इस संक्रमण से, तो एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड की बहुत ज्यादा जरूरत है और इन दोनों को हेल्दी बनाने के लिए एक डाइट प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से आज के वक्त में आप मानते हैं कि इंपॉर्टेंट डाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है? बहुत सही क्वेश्चन किया है आपने, क्योंकि डाइट का एक बहुत इम्पैक्ट होता है हमारी इम्यूनिटी पे जी। क्योंकि हम लोग बार बार कोरोना के केसेस के अंदर इम्यूनिटी की ही बात करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी डिसरेगुलेट हो जाती है कोरोना वायरस के बॉडी में एंटर करने से, और हमारे लिए हमारी इम्यूनिटी ही घातक हो जाती है। तो जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स सीरियस हो जाते हैं, अगर हम उनके ब्लड पैरामीटर्स की बात करें तो उनके अंदर कहीं ना कहीं विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी की मात्रा काफी कम देखी गई और ना के बराबर देखी गई। तो ये वो मरीज है जो काफी टर्मिनली इल थे। तो अब उन केसेस की स्टडी की गई जिनके अंदर इन विटामिन की मात्रा नॉर्मल थी और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर FDA अप्रूव्ड लेवल्स उनकी बॉडी के अंदर थे। तो ये मरीज कहीं ना कहीं कम सीरियस हुए या फिर उनके अंदर कोविड वायरस ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर पाया। हम जानते हैं कि जैसे 85% ऑफ द केसेस के अंदर पेशेंट नॉर्मल माइल्ड सिम्टम से ठीक हो जाता है। तो ये वही मरीज है जिसके अंदर एक बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। तो दूसरी चीज जो जैसे विटामिन और मिनरल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरी चीज है आपकी प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, बॉडी की ग्रोथ और रीमॉडलिंग सिर्फ प्रोटीन की वजह से होती है। और अगर हम अपनी प्लेट को देख रहे हैं, अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या फैट का कंटेंट ज्यादा है और आप प्रोटीन कम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप वनरेबल बन रहे हैं किसी भी इंफेक्शन के लिए। तो ये बेसिक 3-4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो हमने स्टडीज के अंदर पाया गया कि इन सब चीजों की मात्रा कम हो जाती है जो पेशेंट सीरियस होते हैं। जी डॉक्टर तोमर, लगातार जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं और मुख्य रूप से बात करें हम विटामिन डी की, या मुख्य रूप से हम बात करें मल्टीविटामिन की, विटामिन का रोल क्या है आज के वक्त में, स्पेशली कोविड पेशेंट की हम बात की जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पेशेंट्स के अंदर विटामिन की कमी पाई जा रही है उनका रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप पर्टिकुलरली विटामिन डी की बात कर रहे हैं तो 40% ऑफ द केसेस जो अमेरिकन हैं उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। मैं एक डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर ये आंकड़ा करीब 60 to 70% पहुंच जाता है। विटामिन डी आखिर क्या होता है? हमारे स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है जो सन रेज की वजह से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी बनाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग का सन एक्सपोजर कम है और हम लोग ज्यादातर होम ड्रिवन रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, तो हम लोग को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो चीज नहीं मिल पाती। विटामिन डी का एक डायरेक्ट रोल है, क्योंकि एक स्टडी हुई थी 1994 से लेकर 1998 तक। उसके अंदर क्लियरली कहा गया है कि जिन पेशेंट्स के अंदर विटामिन डी की मात्रा कम होती है उन पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी विटामिन डी हमारी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। और कोविड के अंदर भी ऐसा ही है कि हमारी इम्यूनिटी डिसरेगुलेट हो जाती है, बहुत तेजी से काम करती है, जो कि हमारे शरीर के लिए खुद फैटल हो जाती है। तो विटामिन डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो देखा गया है। अदरवाइज विटामिन डी हमारे बोन और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाकी विटामिन की बात करें तो मैं सब्सिक्वेंटली इन विटामिन के बारे में भी आपको बताऊंगा। यू कैन आस्क क्वेश्चन फर्दर। बिल्कुल डॉक्टर तोमर, जब भी बात होती है विटामिन डी की, बचपन से सुनते आए हैं कि विटामिन डी अगर लेना है तो आप सुबह सुबह धूप में बैठिए, सन रेज को एब्जॉर्ब कीजिए, आपकी स्किन में विटामिन डी की जो पूर्ति है वो होगी। क्या सनलाइट के अलावा, मॉर्निंग की जो सनरेज हैं उसके अलावा अन्य चीज़ें भी हैं जिससे हम अपनी बॉडी के अंदर जो कम हो रहे विटामिन डी का लेवल है उसको ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो सनलाइट है जो नेचुरली आपके विटामिन डी को कंप्लीट करता है। अगर विटामिन डी की मात्रा हम लोग देखें तो वो कम से कम 20 नैनोग्राम पर डेकालीटर होनी चाहिए बॉडी के अंदर। जिन मरीजों के अंदर 20 नैनोग्राम पर डेकालीटर से कम है वही मरीज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाते हैं और उनको ज्यादा परेशानी होती है। तो ये एक तरह से एक प्रिवेंटिव मेजर है, ये थेरेपेटिक मेजर नहीं है। मतलब आप जो मरीज बीमार हो रहा है उसके अंदर बहुत ज्यादा डोज विटामिन की डालेंगे तो ये उसके लिए नहीं मैं बता रहा हूं, मैं एक प्रिवेंशन की बात कर रहा हूं जिसके 6 महीने तक बॉडी में ये लेवल रहे।
दूसरी चीज आपने पूछा कि विटामिन डी कहां से और मिल सकता है, तो विटामिन डी हमारे जितने भी डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम लोग को विटामिन डी मिल सकता है। हम लोग का विटामिन डी एग यॉक के अंदर देखा गया है काफी ज्यादा मात्रा के अंदर। हम लोग ने विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, जो हमारे सी फूड्स होते हैं, कॉड लिवर ऑयल के तो कैप्सूल्स भी आते हैं, यू कैन टेक दैट। और जो भी डाइटरी हमारे सप्लीमेंट्स हैं, हमारे जो क्या बोलते हैं लेंटिल्स होते हैं, उसके अंदर भी विटामिन डी की मात्रा होती है। तो इस तरह के फूड को हम लोग खा करके हम लोग विटामिन डी की मात्रा पूरी कर सकते हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा बेस्ट सोर्स इज सनलाइट। ज्यादा सनलाइट लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मात्र 10 से 15 मिनट आपकी बैक फेस करके आप सनलाइट ले सकते हैं, दैट बी सफिशिएंट। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज से जो बनती है विटामिन डी, दैट इज गुड फॉर योर बॉडी। हम बात कर रहे हैं एक हेल्दी बैलेंस डाइट की, क्योंकि आज के वक्त में कोरोना संक्रमण से बचना है तो शरीर का स्वस्थ और तंदुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह तोमर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर तोमर, लगातार जब भी बात होती है बैलेंस डाइट की तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, स्टार्च, इन तमाम चीजों की बात होती है। लेकिन अगर बॉडी में विटामिन की कमी होती है, मुख्य रूप से अगर हम विटामिन डी की ही हम बात कर लें, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं और किस तरह से ये हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि विटामिन डी हमारे इम्यूनो मॉड्यूलेशन करता है, मतलब इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है जी। कोविड के अंदर इम्यूनिटी डिसरेगुलेट हो जाती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन विटामिन डी का यही है। हमने देखा है कि बच्चों के अंदर अगर विटामिन डी की कमी होती है तो उनको रिकेट्स मतलब जॉइंट का टेढ़ापन, ये बच्चों के अंदर देखा गया है विटामिन डी की कमी से। और बड़ों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो ऑस्टोपोरोसिस या ऑस्टोमलेशिया टाइप के डिजीज हो जाते हैं, जो कि बोन डिजीज है। तो मेन रोल हमारा विटामिन डी का बॉडी के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का होता है, बोन के मेटाबॉलिज्म का होता है। तो ये मेन रोल है। इसका सब्सिक्वेंट रोल इम्यूनिटी के ऊपर होता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से लोग जांच कर सकते हैं, अगर आपकी बोन वीक है, वनरेबल टू फ्रैक्चर है, आपके दांत काफी ज्यादा वीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी आपके बॉडी के अंदर है। आप अपनी जांच कराइए, विटामिन डी की जांच कराइए। अगर वो कम आती है जरूरत मात्रा से, तो आप वनरेबल होंगे उन लोगों के मुकाबले जो नॉर्मल हैं किसी भी ARDS या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के, जिसके अंदर कोविड एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी बिल्कुल। लगातार आज के वक्त में अगर किसी को कहा जाता है कि विटामिन की कमी है, तो लोग अपनी हेल्दी डाइट में फ्रूट और अन्य आइटम्स को शामिल करने के बजाय प्रेफर करते हैं वो मल्टीविटामिन टैबलेट्स का लेना। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट ये होती है कि जिसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो और लो अमाउंट ऑफ फैट हो। और हमारी डाइट के अंदर विटामिन और मिनरल्स का होना जरूरी है, साथ साथ फाइबर्स का होना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें हैं आपके डाइट के अंदर, तो आपको किसी भी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। और लगातार आप इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी मल्टीप्लाई, हमारी किचन के अंदर सारे जरूरी मिनरल्स और विटामिन मौजूद हैं। बस जरूरत यह है कि हम लोगों को उसको पहचानने की। प्रोटीन की अगर आप बात करें तो हम लोग दाल ले सकते हैं, जो कि हमारे घर में ऑलमोस्ट डेली बनती है। दाल के अलावा हम लोग चने, मूंग दाल, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। उसके अलावा स्प्राउट्स की अगर बात करें, जो सबसे ज्यादा रिसोर्स वही है। जो लोग मीट लेते हैं या फिश ऑयल वगैरह लेते हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी प्रोटीन भरपूर मात्रा में था। तो ये हो गया प्रोटीन। रही बात कार्बोहाइड्रेट की, जो हम लोग चपाती खाते हैं या फिर राइस वगैरह लेते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरी हो जाती है। बट उसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिए जाए, मतलब लगातार एक ही कार्बोहाइड्रेट पे ना डिपेंडेंट रहे। यू शुड चेंज योर डाइट इन अ कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, जो डाइजेशन मदद करता है हमारे प्रोटीन के लिए। फैट हमेशा मॉडरेट यानी लेस अमाउंट के अंदर होना चाहिए। रही बात विटामिन और मिनरल्स की, मैंने आपको बोला है जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिंक की डेफिशिएंसी भी देखी गई है कोविड पेशेंट्स के अंदर बहुत ही कम होता है। तो कोविड में हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाती है बॉडी के अंदर, मतलब ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे सेल को डैमेज करती है। तो दो चीजों की मैं बात करूंगा। एक जिंक की बात करूंगा जो इस चीज को कम करता है। दूसरा हमारा एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसको विटामिन सी बोलते हैं, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बहुत जरूरी है सेलुलर डैमेज को बचाने के लिए। टर्मिनल इल पेशेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अगर विटामिन सी देते हैं तो उसका इफेक्ट इतना नहीं होता है। बट अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विटामिन सी ले रहे हैं, जो कि सिट्रस फ्रूट में बहुत मिलता है, जैसे संतरे हो गए, नींबू हो गए, ये सारे सिट्रस फ्रूट हैं, ये हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो विटामिन सी की मात्रा भी पूरी हो जाती है। तो मैंने आपको प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के में बताया। विटामिन मिनरल्स कैसे पूरे होंगे? हम लोगों को वेजिटेबल्स लेनी पड़ेंगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साथ में उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, जो कि सीजनेबल फ्रूट्स होने चाहिए। ये सब चीजें अगर आप रिक्वायर्ड मात्रा में लेते हो तो आप बैलेंस डाइट फॉलो करते हो। आपको फिर मल्टीविटामिन और इस सब चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तभी पड़ेगी अगर इनके पैरामीटर आपके बॉडी के अंदर लो है।
बिल्कुल, तो ये तो बात हुई थी कि अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट की और किस तरह से आज के कोविड संक्रमण काल में हेल्दी बॉडी और हेल्दी डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लगातार अगर डॉक्टर साहब आज के वक्त की हम बात करें, आज एक चीज़ और निकल कर सामने आई है कि कोरोना संक्रमण तो घट रहा है, लेकिन पेशेंट्स के अंदर ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ रहे हैं। कोरोना के पेशेंट्स का या फिर कहा जाए कोरोना केसेस का कम होना, लेकिन अब ब्लैक फंगस के केसेस का सामने आना, इसे आप कितना चिंताजनक मानते हैं? देखिए, फिर यही क्वेश्चन आपकी इम्यूनिटी के ऊपर आ जाता है जी। जिन पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में आप सुन रहे होंगे, साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं है, ये नहीं है कि साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा तेज हो गई कि वो हमारे शरीर के लिए खुद घातक हो गई। दैट इज द मीनिंग ऑफ द साइटोकाइन स्टॉर्म। अब उस सिचुएशन के अंदर पर्टिकुलरली हम लोगों को स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं ताकि वो इन्फ्लेमेशन कहीं ना कहीं कम हो जाए, और स्टेरॉइड एक इंपॉर्टेंट ड्रग है इन इन्फ्लेमेशन को बचाने के लिए। बट होता क्या है कि स्टेरॉइड देने के बाद आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जिन पेशेंट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दिया जाता है, उन पेशेंट के अंदर ब्लैक फंगस देखा गया है। हालांकि मैं कहूंगा कि ब्लैक फंगस तो हम लोगों को क्लिनिकली दिखता है ओपनली, बट और भी इन्फेक्शन उनकी बॉडी में हो सकती है क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि ई कोलाई रहता है, स्टेफाइलोकोकस रहता है, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, कैंडाइडा अल्बिकैंस होता है, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जैसे ही कम हुई तो किसी भी इन्फेक्शन से हम लोग सामना कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों को डिटेल में समझना, क्योंकि अगर स्टेरॉइड की मात्रा ज्यादा है तो आप इसका मतलब हॉस्पिटल के अंदर है, इस वजह से आपकी इम्यूनिटी डिसरेगुलेट हो रही है। अगर कम मात्रा के अंदर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लिया जाए और सही टाइम पे स्टेरॉइड लिया जाए तो ये समस्या भी नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती। जी, लगातार कई ऐसे केसेस भी सामने आए जहां पर कोविड पेशेंट था और उसको जैसे ही पता लगा कि उसको कोरोना संक्रमण हुआ है, भले ही उसकी रिपोर्ट आने में थोड़ी देरी थी, लेकिन उसने यहां वहां से जानकारी हासिल कर सोशल मीडिया से खुद ही सेल्फ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। ये भी एक अहम कारण है कि शरीर में स्टेरॉइड की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है, लोग बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खुद व्हाट्सएप या फिर अन्य सोशल साइट से मेडिसिन उठाकर सुनकर यूज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं आपको फिर नेचुरली बात करूंगा, हमारी बॉडी में भी स्टेरॉइड बनता है जो कि हमारे किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनाते हैं। जी। जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिसके अंदर वो सारी की सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई होती है। सेल्फ मेडिकेशन खासकर की स्टेरॉइड का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुरू के 5 दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले 5 दिन हमारी बॉडी लड़ती है वायरस से, यानी कहीं ना कहीं संक्रमण हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारे नेचुरल जो भी नेचुरल किलर सेल्स हैं, जो भी हमारी इनेट इम्यूनिटी है, जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी है, वो लड़ती है उस वायरस से। जब वायरस का लोड खत्म हो जाता है, कम हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी डिसरेगुलेट होती है, उस समय पे स्टेरॉइड शुरू किया जाना चाहिए, बट अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन। जो भी जर्नल चीजें हैं जैसे कि विटामिन सी हो गया, विटामिन, ये आप शुरू कर सकते हो, पैरासिटामोल हो गया, ये सारी की सारी ओवर द काउंटर ड्रग अवेलेबल है। बट जो अगर स्टेरॉइड की बात करें या एंटीकोगुलेंट थेरेपी की बात करें, इसका सही उपयोग डॉक्टर की सुपरविजन में ही करना चाहिए। आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि आप डोज नहीं जान पाएंगे, उसकी वजह से आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। जी, अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं? अगर कोविड के हमें मालूम है कि कोविड-19 से अगर कोई इंसान ग्रस्त होता है तो उसके सिम्टम्स क्या है, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या हैं? किस तरह से इंसान फाइंड आउट करे कि उसको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ है? देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊंगा, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ब्लैक फंगस से बिल्कुल खतरे की घंटी नहीं है। घर में अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके एक साइड फेस से थोड़ा सा टेढ़ापन आ गया या थोड़ा सा आपको ब्लैक स्पॉट्स नजर आए, स्पेशली आंखों के अंदर लाल कलर के क्या बोलते हैं जमावट दिखे आपको, तो आपको समझना चाहिए किसी ना किसी तरीके का सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हम लोग ब्लैक फंगस को भी रखते हैं। तो ये माइनर सिम्टम है। ब्लैक फंगस डेंजरस कब हो जाता है? जो हमारे नाक से ऊपर यानी ब्रेन के आसपास अगर वो पहुंच जाता है, दैट मींस इट बिकम्स लिटिल डेंजरस, क्योंकि आंखों के रास्ते वो ब्रेन के अंदर भी इंफेक्शन कर सकता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सर्जरी करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये साइन एंड सिम्टम है। बट मैं आपको फिर भी करूंगा, अगर आपने डॉक्टर की सलाह से मॉडरेट अमाउंट के अंदर दवाइयां ली हुई हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी रेगुलेट हो सकती है। बट अगर आप इन्फेक्टेड, जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर देख रहे हैं, हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड दी जाती है। जी जी। अब जिस तरह से पेशेंट का ओवरलोड है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी क्रॉस हॉस्पिटल इन्फेक्शन के चांसेस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लैक फंगस के केसेस ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। और भी इन्फेक्शन है जो पेशेंट्स को हो रही है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी डिसरेगुलेट हो गई है। उनकी बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो हमारे को दिखते नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमारी किडनी पे, लीवर पे, इन सबका असर लॉन्ग टर्म पे होता है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में ट्रीटमेंट क्या है अगर कोई इंसान ब्लैक फंगस से ग्रस्त होता है? कितना डिफरेंट है कोविड पेशेंट से?
ब्लैक फंगस के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट? देखिए, फंगस इज फंगल डिजीज, उसके लिए हम लोग को एंटी फंगल ड्रग देनी पड़ेगी। आप सुन रहे होंगे एम्फोटेरिसिन बी इज एन एंटी फंगल ड्रग। अगर आपको समय से वो दवाई मिल जाए तो डेफिनेटली आप क्योर कर जाएंगे आसानी के साथ। उसके साथ साथ आपको उसके साथ साथ आपको एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन डॉक्टर की सलाह से आप शुरू कर सकते हैं। इसकी डोज क्या होगी वो आपके इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी इन्फेक्शन सीवियर है तो हाई डोजेस ऑफ एम्फोटेरिसिन भी देना पड़ेगा। अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन कम है तो नॉर्मल डोज के अंदर आप ठीक हो जाओगे। हालांकि चांसेस कम है अगर आपकी इम्यूनिटी रेगुलेटेड है। अगर आपने हाई डोजेस ऑफ स्टेरॉइड नहीं लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आजकल मांग उठ रही है डॉक्टर तोमर इस बात की कि कोविड पेशेंट्स में ब्लैक फंगस के सिम्टम्स दिख रही हैं, तो ऐसे में जरूरी कहा जा रहा है कि जो भी पेशेंट कोरोना से रिकवर हो रहे हैं या पूरी तरह ठीक हो जाते हैं उनकी भी अच्छी तरह जांच की जानी चाहिए कि कहीं उनमें कोई ब्लैक फंगस का सिम्टम तो नहीं है, ताकि जो ट्रीटमेंट है वो पूरा का पूरा एक पेशेंट को दिया जाए। देखिए, जो पेशेंट रिकवर कर गए हैं, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट थे जिनके अंदर सीवियर इलनेस थी और वो घर आ चुके हैं, वो सबसे ज्यादा वनरेबल है ब्लैक फंगस के डिजीज को लेने के लिए। अच्छा। क्योंकि इम्यूनिटी एक तरह से गिर जाती है स्टेरॉइड के बाद। स्टेरॉइड लेने के बाद हमारा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, हम लोग को किसी भी तरीके की इन्फेक्शन लग सकती है। जिस तरह से ज्यादा केसेस हैं ब्लैक फंगस के, तो एक तरह से वो ट्रांसमिट भी कर रहा है उन पेशेंट्स के थ्रू, या फिर हम लोग जो फफूंद जम जाती है फ्रूट्स के ऊपर, या हम लोग सफाई करके नहीं खाते हैं किसी चीज को, तो उसके चांसेस भी हो जाते हैं। तो जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, आंखों के अंदर लालीपन आना, आपके एक तरह से एक साइड से फेस क्या बोलते हैं टेढ़ापन आ जाना, आपके तालू में यानी जो हमारा पैलेट होता है वहां पर आपको किसी तरीके की इन्फेक्शन दिखना, तो आप सतर्क हो जाइए और इसकी जांच कराइए। क्योंकि अगर जल्दी आपकी जांच करा दी तो डिजीज एडवांस नहीं करेगा और हम लोग जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने ये सिम्टम इग्नोर करे तो ये आगे चल करके फैटल हो सकता है। जी, कोविड एक तरह से कम्युनिकेबल डिसीज है, क्या ब्लैक फंगस भी उसी कैटेगरी में है या वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है? देखिए, इसका ट्रांसमिशन इतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली टू कोविड। कोविड का तो ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं वाया एयर भी हो रहा है। ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है। फंगल इन्फेक्शन कैन ओनली बी अकर्ड अगर हम लोग क्लोज, जैसे कंटामिनेटेड सरफेस, या जैसे हम लोग जैसे ऑक्सीजन थेरेपी अगर ले रहे हैं, अगर उसका हाइजीनिकली क्लीन नहीं हुआ, वो आपका स्टरलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, जैसे कि हॉस्पिटल पे ओवरलोड है, मैं इस बात को समझ सकता हूं, हो सकता है मरीज भी किसी और का ऑक्सीजन मास्क यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप जो फ्रूट्स आप ले रहे हैं, जो आपका खाने पीने का पदार्थ ले रहे हैं, उसके अंदर अगर सड़े हुए फ्रूट्स हैं या इस तरह की चीजों का आप सेवन कर रहे हैं और आपकी इम्यूनिटी कम है, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ट्रांसमिशन की आप बात करें तो उसका ट्रांसमिशन इतना ज्यादा नहीं है। कोविड तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस आर वैल्यू तो कम से कम 4 या 5 है आज की डेट के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल। लगातार कई और चीजें भी हैं डॉक्टर तोमर जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और इन्हीं तमाम चीज़ों के बीच एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि अन्य चीज़ों पर भी जो कोविड से रिलेटेड है उन पर विस्तार से हमारे दर्शक जानकारी हासिल कर सके। बहरहाल डॉक्टर तोमर, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।